हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट मैथमेटिक्स क्लासेस। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कुछ एक्सरसाइज नंबर 3.2 के कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो हमने डिस्कस किए थे। उसमें कुछ ग्राफ हमने बना के दिखाए थे आपको, और कैसे कैसे क्वेश्चन 1, 2, 3 को हमने सॉल्व किया था वो आपने देख लिया है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे की क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, और हम डिस्कस करेंगे इनको कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में हमने दो पार्ट लिए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में बोलता क्या है वो। उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो क्या है। उसने कहा है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है आपको, ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये बताना है आपको। तो वो हमने जब आपको वो टेबल बनवाई थी, उसमें देखोगे तो लास्ट में हमने लिखवाया था आपको रेड पेन से कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, राइट। तो कंसिस्टेंट का मतलब जिसमें सॉल्यूशन आता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसमें सॉल्यूशन नहीं आता है, सिंपल। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये देखना है कि ये है या नहीं है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। और आपको पता है कि अगर कंसिस्टेंट होंगे तभी तो सॉल्यूशन आएगा। तो अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो आपको सॉल्यूशन निकालना है उसका ग्राफिकली। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो दो हमने पार्ट लिए हैं, इसमें दोनों को डिस्कस करते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। ग्राफ आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स के थ्रू एंड 1 और 2 क्वेश्चन हमने ग्राफ के अच्छे से कराए हैं आपको। तो सेम तरीके से आप उसको भी अप्लाई करके ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, दो इक्वेशंस हैं, अगर हमें पता करना है कि कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, तो हमारे पास होता है रेशो वाला, यानी कोफिशिएंट का रेशो हम निकाल लें और उससे बताएं कि ये कंडीशन चेक करेंगे और फिर हम बता देंगे कि है नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं इसको। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हुआ, ये x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखो, दोनों इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो गई हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। अब यहां पे जब किसी के साथ कुछ नहीं होता है तो उसका कोएफिशिएंट कितना होता है, 1, ठीक है। तो a1 की वैल्यू यहां से कितनी हुई, 1। a2 की वैल्यू कितनी हुई, यहां से देख लेंगे हम, तो 2 हुई है। फिर b1 की वैल्यू कितनी हुई, यहां से देखेंगे हम, तो 1 है अगेन। b2 यहां से देखो 2। c1 यहां से देखेंगे तो -5, और c2 तो यहां से देखिए -10, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, a1/a2 लेते हैं। सो कितनी वैल्यू आएगी, 1/2। b1/b2 लेंगे, देखिए b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2। c1/c2 भी लेंगे यहाँ पे हम, तो -5 माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स, सो आ गया 1/2। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन बनी। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये आपको याद आ रहा हो तो ये कंडीशन होती है हमारी सेकंड कंडीशन, जो हमने टेबल में बनवाई हुई है, जिसमें हमारे पास क्या आती है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आएगा आपके ऊपर इस तरीके से, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, तो वही हमारा ग्राफ होगा। उसको आप इजीली इन इक्वेशंस के थ्रू, जैसे हमने आपको समझाया था प्रीवियस क्वेश्चन, उस तरीके से आप उस ग्राफ को बना लेंगे और अपना सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला पार्ट।
तो इसमें यहां पर A1 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू -6, A2 की वैल्यू 4 ये वाली, B2 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू -4। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना, आपको कंपेयर करना रेशियोज को। तो यहां पे देखो A1/A2 2/4 दैट विल बिकम 1/2, फिर B1/B2 1/-2 एंड C1/C2 -6/-4। तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू कितनी है 1/2, B1/B2 की वैल्यू -1/2। तो यहां से हम कह सकते हैं डायरेक्टली A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अब इसको अगर टेबल में चेक करोगे तो ये कंडीशन नंबर 1 आएगी, जिसमें हमारे पास क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसमें कैसा सॉल्यूशन आता है यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि बात करें तो एक लाइन ऐसे जा रही होगी, एक लाइन ऐसे जा रही होगी, L1 ये L2 ये, तो ये केस बनेगा आपका। जब ग्राफ बन के आएगा वो इस तरीके से आएगा। और हमने बताया आपको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर डालोगे, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, और जो ये वैल्यू देगा यहाँ पे इसकी वैल्यू वाई की होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी, वही इसका क्या होगा सॉल्यूशन भी होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपको कराया है। तो हमें लगता है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं हम। तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखो कि गार्डन के बारे में बात कर रहा है जिसकी शेप कैसी है रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो आपने भी गार्डन देखे होंगे, रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक गार्डन बना लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा टेढ़ा हो गया यहां से, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। तो मान लो ABCD एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास। तो इसमें रेक्टेंगल जानते हो ना, जिसमें लेंथ बड़ी हो और ब्रेथ छोटी हो, उस शेप को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। जैसे आपके स्मार्टफोन होते हैं वो भी रेक्टेंगल की फॉर्म में ही होते हैं, राइट। विड्थ होती है और लेंथ ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो यहां पे हमने मान लिया कि जो लेंथ है इसकी वो x है, ये x है और ये y है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं यहां पे लेट द लेंथ इज टू x मीटर मान लेते हैं एंड विड्थ इज टू y मीटर। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द गार्डन का मतलब है वही पूछ रहा है आपसे, लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात कर रहा है वो। डायमेंशन मतलब वही होता है। तो एक कंडीशन की, दो कंडीशन गिवन है इन्होंने यहाँ पे, एक कर रहा है पेरीमीटर के बारे में बात और दूसरी उनकी साइड्स के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों कंडीशन कैसे देखेंगे हम, सबसे पहले अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर, सो पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर का मतलब समझ जाओ क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब सिंपल ये देखो, आप मान लो ये फिगर है आपके पास में, आप सिर्फ इसको कंसिडर करो, डस्टर का जो ये वाला पोर्शन है सिर्फ। ठीक है, अगर आपसे कोई बात कहता है कि पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का बेसिक मतलब क्या है, तो आप क्या करेंगे, इस जो बाउंड्री है, देखो ये वाली बाउंड्री है पूरी, इसकी यहां से ऐसे और फिर ऐसे, कंप्लीट जो बाउंड्री है इसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोला जाता है। किसी भी शेप में, किसी भी शेप का कोई भी डायग्राम है आपके पास में, कोई भी शेप है, उसकी पेरीमीटर की बात कर रहा है तो वो उसकी बाउंड्री की लेंथ का एडिशन ही होता है।
अगर हम बात करें ट्राइंगल का पैरामीटर की बात करें तो ट्राइंगल के तीनों साइड का जो सम होगा वही आपका क्या कहलाएगा, पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें। देखो यहाँ पे पैरामीटर निकालना है आपको, तो फॉर्मूला कैसे बना है, हम यहाँ पे रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंदर सेम साइड होती है। यहाँ पे वाई है तो ये भी वाई होगी, दोनों वाई होंगी। तो पैरामीटर कैसे निकालते हैं हम, ए बी, हमने कहा था अभी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी कि इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको और इसको ऐड किया, तो हमारे पास कंप्लीट पैरामीटर आया। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहां से कितना हुआ 2x प्लस 2y, तो 2 कॉमन लेके हमने क्या लिखा, x प्लस वाई। तो ये आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ही होता है, जिसमें 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेथ होती है। क्लियर है, तो ऐसे फॉर्मूला बनता है पैरामीटर का। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब जो दो कंडीशन बोल रहे हैं उनको हम लगा देते हैं। तो उसने देखो यहां पे एक बड़ी चालाकी से इस क्वेश्चन को लिखा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, फिर कॉमा लगाया है, हुज लेंथ इज 4। अब देखो पहले इस चीज को ले लेते हैं हम। देखो यहाँ पे गार्डन के बाद कॉमा है और विड्थ के बाद कॉमा है, तो जो गार्डन के बाद कॉमा है, विड्थ से पहले कॉमा जो है, मतलब विड्थ के पहले जो लास्ट में कॉमा लगा हुआ है, उसमें आप देखोगे तो वो एक स्टेटमेंट है, उसके बाद लिखा है इज 36, यानी कि उस पहले स्टेटमेंट को फिर ये लास्ट से जोड़ता है। दैट इज द थिंग जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो कहते हैं हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। हमने आपको बताया कैसे करना है, लेंथ लिखो यहाँ पे, विड्थ लिखो यहाँ पे, दोनों की क्या लगा दो, इक्वल लगा दो। इक्वल तो अभी है नहीं, उसने कहा है लेंथ ज्यादा है, जो कि हमेशा होती ही है। तो लेंथ बड़ी है किससे, विड्थ से। कितनी बड़ी है, 4 मीटर। तो 4 अगर हम इधर ऐड कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यस, तो यहां पे दोनों बराबर होगी। अब इसको ऐसे कर लेते हैं हम, x माइनस वाई माइनस 4 इज टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गई यहाँ पे। अब आपको पहली जो स्टेटमेंट है वो उठानी है कि हाफ द पैरामीटर, जो जो बोलते हैं कर दे जाओ, पैरामीटर का क्या करें, हाफ कर दें। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन इज 36 मीटर, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 36 मीटर है। ठीक है, अब देखो पैरामीटर तो हमने निकाल लिया यहाँ पे इसका 2x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 36। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो डायमेंशंस का मतलब है x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम, जैसे हमने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है। तो x प्लस वाई माइनस 30 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपकी। तो इससे हमें अभी जो ये इसका सॉल्यूशन निकालना है वो हमें ग्राफ से निकालना है, क्योंकि हम ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। निकालने को तो आपको उसको 3-4 मेथड्स हैं, उससे निकाल सकते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको ग्राफ सॉल्व करेंगे। तो उसको देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट देखिए, अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने 2 इक्वेशंस आई थी हमारे पास में। पहली इक्वेशन ये, उसको हमने इस तरह से चेंज करके लिखा, और यहाँ पे हमने वैल्यूज को एक बार इसको 0 लिया, एक बार इसको 0 लिया, क्योंकि छोटी वैल्यूज हैं इसीलिए ग्राफ पे बन जाएंगी। तो देखो यहाँ पर 0 लिया x की वैल्यू, तो ये -4 इधर आएगा, तो y की वैल्यू -4, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 4। ठीक है, सेकेंड में हमने इसको बनाया यहाँ पे इस तरीके से चेंज किया इक्वेशन को, और हमने देखा कि यहाँ पे अगर 0 रखते हैं y की वैल्यू तो x की वैल्यू आती है 30, जो कि काफी बड़ा स्केल बनाना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए हमने चूज नहीं किया उसको। अब देखो यहाँ पे 15 वैल्यू ली तो 15 आई, 16 ली तो 14 आई, इस तरीके से वैल्यू हमने चूज कर ली है। ठीक है, आप कोई डिफरेंट वैल्यू भी चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप चाहते हैं।
अब ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ पे हमने 4 के गैप पे हमने इसको बनाया है यहाँ पर, और ऐसे ही हमने 4 गैप पे इधर बनाया और इधर भी थोड़ा सा दिखा दिया है बना करके। तो अब देखो जब लाइन ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट ये आया हमारे पास में 0,-4, ये वाला पॉइंट, ये सॉरी यहाँ पे ये पॉइंट होगा, इसकी वैल्यू होगी 0,-4, जो कि वाई एक्सिस पे पॉइंट है ना, 0,-4। इसके बाद 4,0 ये वाला पॉइंट है, 15,15 ये वाला पॉइंट, और 14,16 ये वाला पॉइंट है। तो जब आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी पे, तो आपके पास जो पॉइंट आएगा ये आएगा 20,16, यानी कि जब हम इस पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो 20 के ऊपर आ गिरेगा, और जब हम इधर करेंगे तो ये 16 के ऊपर आ गिरेगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ ऊपर नीचे हो गया क्योंकि वैल्यूज हमने बोर्ड पे बनाई है, ठीक है। तो जब आप इसको कॉपी पे प्रॉपर तरीके से ट्रेस करेंगे स्केल लेकर के, तो ये प्रॉपर पॉइंट यही बैठेगा 20,16। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ है हमने मानी थी, लेंथ इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो लेंथ कितनी हो गई, दैट इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 20 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 16 मीटर। अब देखो जो क्वेश्चन में पहली चीज बोली गई थी आपसे, क्या बोली गई थी कि जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है ब्रेथ से, विड्थ से। तो देखो 16 है और 16 में 4 प्लस करो 20 आएगा, तो वहां से भी इस कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। और यही चीजें आप इनमें पुट करके देखोगे तो इक्वेशन में आपको सेटिस्फाइड मिलेंगी। तो स्टूडेंट ये आपको सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो आपसे कहता है कि आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, ठीक है, और आपसे वो कह रहा है क्वेश्चन में कि आप ऐसी इक्वेशन बनाइए जिनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसा हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन शो करे और पैरेलल लाइन शो करे और कोइंसिडेंट, यानी कि तीनों केस उसने पूछ लिए हैं। आपको अपने आप से ऐसे एग्जांपल्स बनाने हैं जो जब हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमारे पास ग्राफ कैसा आए, इंटरसेक्टिंग आए, फिर दूसरा कोइंसिडेंट और पैरेलल एंड कोइंसिडेंट आए। ऐसे आपको एग्जांपल्स अपने आप चूज करने हैं। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, देखो कैसे इसको करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको कंडीशन ऑफ द 3 लाइंस पता होनी चाहिए कैसे कैसी होती हैं। तो कैसी कैसी होती है यहाँ पे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है, हमें पढ़ी हुई है। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये पैरेलल लाइन कंडीशन होती है, ठीक है। फिर तीसरी आती है हमारे पास में कोइंसिडेंट, तो इसमें क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं, यानी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। तो अगर तीनों लाइन की कंडीशन आपको पता है तो आप यहां से इजीली इतने एग्जांपल्स निकाल सकते, जितने चाहो उतने मर्जी एग्जांपल आप निकाल सकते हो। तो देखो कैसे, a1 मान लेते हैं हम, इसी का लेते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें तो इसमें a1 की वैल्यू कितनी है, तो 2, b1 की वैल्यू कितनी है 3, और c1 की वैल्यू कितनी है -8। तो पहली कंडीशन आपके पास आती है कि दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, यानी कि हमें a2, b2 और c2 चूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, a2 मान लेते हैं, आपको कुछ भी जो मर्जी आए, मान लो हमने मान लिया 3, तो a1/a2 की वैल्यू कितनी हुई, यहां से देखो a1/a2 2/3 होगी। अब आपको b1 तो आपको गिवन है, b1 कितना है, सॉरी b1 तो आपको पता है 3 है, तो b2 कितना चूज करें कि हमारी ये वैल्यू इक्वल ना बने। तो आप कर लो यहाँ पे 4 चूज कर लो यहाँ पे, है ना। तो देखो b1/b2 की वैल्यू कितनी होगी, 3/4 हो जाएगी। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यानी कि C2 की जो वैल्यू है वो कुछ भी ले सकते हैं, 5 ले लीजिए आप, ठीक है, कुछ भी जो मर्जी आए, क्योंकि आपने ये वाली कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया है। तो यहां से अगर हम देखें
कोई भी वैल्यू यानी कि हम बताएं आपको, तो एग्जाम्पल अगर हम बताएं इसका तो ये होगा यानी कि 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने जो मैंने दिखाया। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यहां पे आप चूज करिए, माइनस करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंडीशन में देखना है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास A1 है, B1 है, C1 है, यहीं से हम नोट किया है यहाँ पे। अब आपको ऐसी चूज करनी वैल्यू कि ये कंडीशन पहली सेटिस्फाइड रहे और दूसरी सेटिस्फाइड ना रहे, ऐसे आपको चूज करना है। तो कैसे करोगे, देखो A1 यानी A2 हम चूज कर रहे हैं, मान लो कितना करें, 6 कर लेते हैं, 6 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा वो। मान लो हम करते हैं यहाँ पे 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 कितना हो गया, 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2। क्लियर। B2 की वैल्यू चूज करते हैं हम 6, तो देखो B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 यानी कितना है, 1 अपॉन 2। हमें सिर्फ मतलब इससे है, और C2 की वैल्यू अगर देखें आप तो कुछ भी वैल्यू चूज कर लो जो इसके इक्वल ना आए, यानी कि C2 की वैल्यू कर रहे हैं हम 3। ठीक है, तो यहां पे C1 अपॉन C2 कितना आ गया, -8 अपॉन 3। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर ये A1 अपॉन A2 is equals to B1 upon B2 but not equals to C1 upon C2। आ रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि यही वैल्यू सिर्फ इसमें सेटिस्फाइड करेंगी, और भी वैल्यू हो सकती है बहुत सारी जो सेटिस्फाइड इस कंडीशन को करेंगी। और सिर्फ ध्यान रखना कि यहाँ पे C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी ये वैल्यूज भी 5 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो ये भी C2 को सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसके लिए क्या हो गया, अगर इसके थ्रू देखिए हम तो 4x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, इस लाइन के साथ में कैसी होंगी, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होगी। क्लियर है। फिर से देखते हैं हम कोइंसिडेंट में। तो कोइंसिडेंट में क्या केस है कि तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, बड़ा आसान हो गया थोड़ा हमारे पास ये भी। तो A1 2 B1 3 C1 -8। अब देखो तीनों को बराबर लेना है। ठीक है, तो हम कोई वैल्यू ऐसे चूज करें, A2 की वैल्यू को चूज करें, B2 की वैल्यू क्या चूज करें और C2 की वैल्यू क्या चूज करें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आपको वैल्यू चूज करनी है इस केस के अंदर, तो आप जो वैल्यू लिखी हुई है ना उन सब में किसी से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर जैसे 2 3 8 लिखा है तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से कर दो या 4 से कर दो, जो भी एक मल्टीपल आप चाहते हैं सोच सकते हैं वो उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे छोटा 2 होता है, 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं इनके ऊपर, तो हम एटलीस्ट 2 लेंगे हम। तो 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे आया -16, है ना हर एक को। तो अब देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी हुई, 2 अपॉन 4 यानी कितना है 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी हुई 3 अपॉन 6, तो कितना आया 1 अपॉन 2। कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल आउट हुआ है। और C1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी आई -8 अपॉन -16, कैंसिल आउट 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6, 9 और 24 माइनस में। ठीक है, तो उससे एक नई सिचुएशन बनेगी, वो क्या आएगा 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 आ जाएगा सब में। तो वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं या हम के इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हम इसके ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो हमने लिया है,
तो क्या आएगा यहाँ पे 4x प्लस 6y माइनस के 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक वो एग्जांपल हमने एक आपको लेके दिखाएंगे कैसे कैसे इनको सॉल्व करते हैं हम। तो आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा है अभी, उस क्वेश्चन में उसने कहा है कि 2 लाइन्स आपको गिवन है। अब जब लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कट करेंगी, तो आपको लास्ट में गिवन है कि वो ट्रायंगुलर रीजन बना रहा है, यानी कि शेड करना उस पोर्शन को। तो कई बार आप क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में हिंट गिवन होती है कि वहां पे आपको क्या चीजें बन के आ रही होंगी। तो जैसे इसमें कहा कि ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, उसको शेड भी करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इतना काम को करना है। यानी कि हिंट मिल गया आपको पहले से ही। ठीक है, देखो कैसे। ये इक्वेशन पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई, ये इक्वेशन बनी हमारे पास। अब जब ऐसी इक्वेशंस हों जिसमें सिंपल वैल्यूज हों, वहां पे हम ये टेक्निक अप्लाई करेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा हमें। यानी कि एक बार x को 0 रखेंगे तो y ये इधर आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस 1। जब यहाँ पे डायरेक्टली y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट इक्वेशन में देखो आप, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, यानी कि यहाँ पे जो x का जो कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट इसको डिवाइड कर रहे हो, वहां पर भी हम डायरेक्टली इस चीज को अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी हमें। ठीक है, कैसे? हमने यहां से x की वैल्यू निकाली, यानी कि 3x को इधर को बाकी सबको इधर भेज दिया और x को यहाँ पे सेपरेट करने के लिए हमने 3 को नीचे भेज दिया। तो ये कंप्लीट हमारे पास एक x की वैल्यू निकालने के लिए पैरामीटर बचा हमारे पास। तो हम देखो चूज कैसे करेंगे। अगर हमने मान लो y की वैल्यू 0 पुट की, तो y की वैल्यू 0 पुट की तो कितना है 12 माइनस 0/3, तो यहां से कितना है 12/3, तो कितना आ गया 4। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 आ गई डायरेक्टली। अब देखो आपको यहां पे कौन सी वैल्यू चूज करोगे, x की वैल्यू 0 आ जाए। ये अगर रिवर्स भी कर सकते हो, यहां से इस बार इस y को इधर रख के और x को इधर भेज दो तो भी आप निकाल लोगे। लेकिन उसका आसान तरीका क्या है, आप यहाँ पे y की वैल्यू कुछ ऐसे रखोगे ये वैल्यू 0 बन जाए, मतलब 12 माइनस 12 बन जाए तो 0 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू रखी y की 6 रखी, तो 6 इंटू 2 कितना होगा 12, तो 12 माइनस 12 0, तो यानी कि 0/3 या 0/any नंबर कितना होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये हमने बना लिया, इससे इसकी हेल्प से पूरा बन गया। बहुत छोटी वैल्यूज आई और हमारे पास परफेक्ट ग्राफ बनेगा इसका। देखो कैसे, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया पूरा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरे ड्रॉ कर लिए हमने। इनमें पॉइंट मार्क भी कर लिए हैं क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सब सारे मार्क कर लिए हमने इजीली। अब इसके बाद हमने लाइंस बनाई, तो देखो ये वाली लाइन ड्रॉ की हमने, तो पहले 0, माइनस, हमेशा देखो पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। पहला पॉइंट क्या बना, इसको पॉइंट नंबर a बोलेंगे, इसको पॉइंट नंबर b बोलेंगे। a पॉइंट को कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट 0,1, b की कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे -1,0। तो ये वाले कोऑर्डिनेट कहां पे हैं, पहला 0,1 ये वाला पॉइंट बैठेगा, -1,0 ये वाला पॉइंट बैठेगा। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी, तो किसकी लाइन है ये, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 की लाइन है ये। नेक्स्ट में देखो ये मान लो C पॉइंट है, ये मान लो D पॉइंट है। ठीक, तो अब यहां पे देखो कितना आया, ये रिवर्स लिख दिया हमने यहाँ पे, चलो ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको C कर देते हैं और इसको यहां पर D कर देते हैं। ठीक है, अब देखो तो 0,6, तो 0,6 तो y एक्सिस पे बनेगा, ये वाला पॉइंट है, और 4,0 ये वाला पॉइंट है, D बन गया। अब इन दोनों लाइन ने कट किया आपस में। ठीक है, उसने ये बोला है आपसे कि ये दो लाइंस और x एक्सिस, तो x एक्सिस तो आपका ये वाला होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है। तो इन तीनों से मिलके जो पोर्शन बन रहा है वो उसको हमें शेड करना है, और वो कैसा होगा, ट्राइंगुलर होगा। देखो ट्राइंगल की शेप में बन रहा है, तो ये तो हमारा पूरा कंप्लीट पोर्शन हो गया, हमने इसको शेड भी कर दिया पूरे पोर्शन को जो ट्राइंगल बन रहा है। अब जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आपसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल के निकालने हैं, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आपको निकालने हैं कोऑर्डिनेट उसके। तो कोऑर्डिनेट में ये वाले पॉइंट्स होते हैं आपके पास, तो एक पॉइंट तो ये P है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट D है। सो कोऑर्डिनेट कहां पे, यहीं पे देते हैं, कोऑर्डिनेट
ऑफ ट्राइंगल। तो कोऑर्डिनेट पहला क्या है हमारे पास, ए कह देते हैं हम, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1,0। फिर डी कोऑर्डिनेट 4,0 और पी कोऑर्डिनेट 2,3। तो देखो यहां पर हमने कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल निकाले, ए डी और पी, यही आपको आंसर में बताना था, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे भी, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मैथ्स अच्छा होता जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे का टॉपिक, जिसमें हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।